इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ड्रोन यूक्रेन के शहरों पर हमला कर रहे हैं। इमारतें नष्ट हो रही हैं। परिवार डरे हुए हैं। ऐसे हमले हर हफ्ते होते हैं। रात में, दिन में। रूस लगभग 4 सालों से यूक्रेन पर हमला कर रहा है और हर दिन सैकड़ों ड्रोन का इस्तेमाल करता है, जैसे कि ये वाला। लेकिन ये ड्रोन रूसी नहीं हैं, ये ईरानी हैं, जो ईरान में विकसित और निर्मित किए गए हैं। अब डरावनी बात आती है। ईरान इन्हीं ड्रोन की एक फैक्ट्री बना रहा है। वेनेजुएला, जो अमेरिका से 2000 किलोमीटर से कम दूर है, ईरानी तकनीशियनों और ईरानी पुर्जों के साथ वे वही हथियार बना रहे हैं जो आपने अभी अभी यूक्रेन को तबाह करते हुए देखे, लेकिन अब अटलांटिक की दूसरी तरफ, और इसके पीछे की वजह डरावनी है। देखते रहिए, क्योंकि आने वाले महीनों में यह सब कुछ बदल सकता है। ईरान और वेनेजुएला के बीच संबंध कल शुरू नहीं हुए। असल में यह 1960 में शुरू हुआ था, जब दोनों देशों ने मिलकर ओपेक की स्थापना में मदद की थी। दशकों तक यह सिर्फ व्यापार था, कुछ खास नहीं था। लेकिन सब कुछ बदल गया। 2000 के शुरुआती वर्षों में 2 लोग सत्ता में आए, महमूद अहमदीनेजाद ईरान में और ह्यूगो चावेज वेनेजुएला में। इन दोनों नेताओं में एक बात समान थी, वे अमेरिका से नफरत करते थे। कई वर्षों तक उन्होंने सैकड़ों समझौते किए। अरबों डॉलर आधिकारिक तौर पर अर्थव्यवस्था, फैक्ट्रियों, निर्माण, नागरिक परियोजनाओं के बारे में थे। लेकिन इन योजनाओं के पीछे असली योजनाएं कुछ और ही थीं। वे एक सैन्य और खुफिया नेटवर्क बना रहे थे। और फिर आया 2020, वह साल जिसने सब कुछ बदल दिया। वेनेजुएला, जिसके पास विशाल तेल भंडार हैं, पूरी तरह ढह गया और पेट्रोल भी नहीं बना सका। रिफाइनरियां बंद हो गई थीं, पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लग गई थीं, गाड़ियां सड़कों पर छोड़ दी जा रही थीं, और सबसे बुरी बात, मादुरो की सुरक्षा बलों के पास भी ईंधन खत्म हो रहा था। बिना ईंधन के वे नियंत्रण बनाए नहीं रख पा रहे थे। शासन पूरी तरह से ढहने के कगार पर था और तानाशाही शासन संकट में खतरनाक समझौते करता है। यहीं ईरान सामने आया। मई 2020 में 5 ईरानी तेल टैंकर अटलांटिक पार करके वेनेजुएला पहुंचे। वे 1 मिलियन से अधिक बैरल पेट्रोल और रिफाइनरियों की मरम्मत के उपकरण ले जा रहे थे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था। ईरानी विमान सीधे कराकास उड़ान भरने लगे, नियमित उड़ानें, हफ्ता दर हफ्ता। इन विमानों से ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड के तकनीशियन और सैन्य उपकरण लाए जाते थे। क्या आप जानते हैं वेनेजुएला ने इसका भुगतान कैसे किया? सोने से। 9 टन सोने की ईंटें, आधा अरब डॉलर का शुद्ध सोना हवाई जहाजों में लाद कर ईरान भेजा गया। न बैंक इस्तेमाल हुआ, न डॉलर हाथ में आया। यह लेन देन पूरी तरह से अमेरिकी सिस्टम के बाहर हुआ, और उसी वक्त ईरान ने कुछ महसूस किया, कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल देगा। वेनेजुएला सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार नहीं था, वह संयुक्त राज्य अमेरिका से 2000 किलोमीटर दूर एक सैन्य अड्डा भी था। और यही वह चीज थी जिसे उन्होंने बनाना शुरू किया। फिर 2023 में वेनेजुएला में कुछ अजीब होने लगा। एल लिबर्टाडोर एयरबेस, राजधानी कराकास के पास, सैटेलाइट तस्वीरों ने असामान्य गतिविधि दिखाई। नई इमारतें बन रही थीं, बहुत बड़े हैंगर, बहुत हलचल, बहुत सारे वाहन। इलाके पूरी तरह अलग कर दिए गए थे। और फिर अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने पुष्टि की कि ईरान वहां एक ड्रोन फैक्ट्री बना रहा था। साधारण ड्रोन नहीं, बल्कि सैन्य ड्रोन, वही जो आपने इस वीडियो की शुरुआत में देखे थे। कामिकाजे ड्रोन शाहेद 136। आगे क्या? हर एक में 50 किलो विस्फोटक होता है। ये लक्ष्य तक उड़ता है और वहां जाकर फट जाता है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। और इनका ईरान के लिए बहुत बड़ा फायदा है।
इनकी कीमत सिर्फ $20,000 है, जबकि एक पारंपरिक मिसाइल की कीमत लाखों में होती है। आप सैकड़ों ड्रोन बना सकते हैं, इसलिए ये खतरनाक हैं। दर्जनों एक साथ भेजकर डिफेंस को ओवरलोड कर सकते हैं और कुछ पार करा सकते हैं। और अब वेनेजुएला के पास भी ऐसे ही ड्रोन बनाने की क्षमता है। ईरानी तकनीशियनों की निगरानी में सब हो रहा है और पुर्जे ईरान से फ्लाइट्स के जरिए आ रहे हैं। लेकिन अभी और भी है। इसे बनाए रखने के लिए एक पूरी ऑपरेशन चल रही है। ईरान और वेनेजुएला के बीच एक एयर ब्रिज। 2020 से ईरानी विमान नियमित रूप से काराकास के लिए उड़ान भरते हैं। आधिकारिक तौर पर ये यात्री उड़ानें हैं, लेकिन हवाई अड्डों पर गवाह कुछ और ही कहानी बताते हैं। विमान सामान्य टर्मिनलों पर नहीं, बल्कि कार्गो क्षेत्रों में रुकते हैं। बड़ी बड़ी पेटियां उतारी जाती हैं। कोई नहीं बताता उनमें क्या है और चालक दल में अक्सर ईरानी सैन्यकर्मी होते हैं। 2022 में यह ऑपरेशन तब सामने आया जब अर्जेंटीना में एक वेनेजुएलन विमान को रोका गया, एक बहुत बड़ा बोइंग 747। अर्जेंटीना की अधिकारियों ने जांच की और कुछ चौंकाने वाली बात पता लगाई। विमान का कप्तान ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड का एक पूर्व सैन्य कमांडर था। यह विमान ईरान और वेनेजुएला के बीच 20 से अधिक बार उड़ान भर चुका था। कोई नहीं जानता कि यह क्या ले जा रहा था। 2 साल बाद विमान को संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंप दिया गया, लेकिन उड़ानें आज भी जारी हैं। लेकिन यह तो सिर्फ हिमखंड की नोक है, क्योंकि जहां विमान तकनीशियन ला रहे थे, वहीं जहाज कुछ और भी बड़ा पैसा ला रहे थे। समुद्र में एक बड़ा ऑपरेशन, जो दुनिया के सबसे बड़े तेल तस्करी ऑपरेशनों में से है, इस प्रकार चलता है। तेल टैंकर लाइबेरिया, गुयाना, पनामा जैसे देशों में पंजीकृत होते हैं और वेनेजुएला का तेल ले जाते हैं। लेकिन यात्रा के दौरान कुछ होता है। जहाज का ट्रैकिंग सिग्नल बंद कर दिया जाता है, वही सिस्टम जो दिखाता है कि दुनिया में हर जहाज कहाँ है। जहाज रडार से गायब हो जाता है, कई दिनों तक अंधेरे में चलता है और फिर अचानक फिर से दिखाई देता है। अब दस्तावेजों में लिखा है कि तेल ब्राजील का है। फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं और जहाज चीन की ओर बढ़ता है। वहां चीनी कंपनियां माल खरीदती हैं, वेनेजुएला को भुगतान करती हैं, आमतौर पर चीनी मुद्रा या क्रिप्टो करेंसी में। यह सब अमेरिकी प्रतिबंधों से दूर रहता है। 2024 में वेनेजुएला चीन को रोजाना 3,50,000 बैरल तेल निर्यात कर रहा था। 2025 में यह संख्या बढ़कर 4,60,000 हो गई, जो सालाना $30 अरब से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है। यह पैसा मादुरो की सरकार को सत्ता में बनाए रखता है। यही पैसा वेनेजुएला में ईरानी गतिविधियों को भी फंड करता है। एक जहाज है जो बहुत अच्छे से दिखाता है कि यह सब कैसे काम करता है। डी करीना अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने इस जहाज का पता लगाया, जिसने कई बार अपनी स्थिति को फर्जी तरीके से दिखाया। वह वेनेजुएला से तेल ले जा रहा था और अचानक गायब हो गया। कुछ समय बाद वह फिर से प्रकट हुआ, जैसे वह ब्राजील से आ रहा हो। एक और जहाज को अमेरिकी तटरक्षक बल ने पकड़ लिया, एमिटी स्किपर। उसके अंदर नकली दस्तावेज और वेनेजुएला के $35 मिलियन के तेल थे। लेकिन यह तो सिर्फ एक है। पूरी फ्लीट में दर्जनों जहाज ऐसा कर रहे हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने खेल पूरी तरह बदल दिया, कुछ ऐसा जिसने इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। जनवरी 2025 में मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए। रूस और ईरान के बीच 20 साल का समझौता। इस संधि में 47 अनुच्छेद हैं जो सैन्य सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करने और प्रतिबंधों से बचाव को कवर करते हैं। मूल रूप से रूस और ईरान ने एक गठबंधन को औपचारिक रूप दिया है। और क्या आप जानते हैं कि इसका वेनेजुएला के लिए क्या मतलब है? अब वहां ईरानी गतिविधियों को रूसी सुरक्षा प्राप्त है। अगर अमेरिका वेनेजुएला में ईरानी ठिकानों पर हमला करेगा तो रूस भी शामिल हो सकता है। समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है? अब ईरान वेनेजुएला में अकेला नहीं है। अब रूस उसकी गतिविधियों की सुरक्षा कर रहा है। अब कोई भी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई मॉस्को के साथ टकराव का जोखिम उठाती है, और इसमें चीन की भूमिका इससे भी बड़ी है। चीन सीधे तौर पर हथियार नहीं देता,
लेकिन वह उतना ही महत्वपूर्ण चीज देता है, पैसा और बुनियादी ढांचा। देखिए निकारागुआ में क्या हो रहा है। चीन वहां एक विशाल हवाई अड्डा बना रहा है, $400 मिलियन का ऋण। आधिकारिक रूप से यह पर्यटन के लिए है, पर विवरण देखें। 3600 मीटर लंबा रनवे जो दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमानों के लिए भी पर्याप्त है, विशाल ईंधन सुविधाएं, ये सब एक ऐसे देश में जहां शायद ही कोई पर्यटक आता है। असल में वे जो बना रहे हैं वह एक बेस है, एक ऐसी जगह जहां भारी विमान उतर सकते हैं, ईंधन भर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, जिससे ईरान और वेनेजुएला के बीच की दूरी कम हो जाती है और संयुक्त राज्य अमेरिका के करीब और अधिक सैन्य ढांचा स्थापित हो जाता है। इसके लिए निकारागुआ का स्थान बिल्कुल उपयुक्त है, जो पनामा नहर के पास मध्य अमेरिका के बीचों बीच है और चीन सब कुछ फंड कर रहा है। तो आपके पास ईरानी सैन्य तकनीक, रूसी राजनयिक सुरक्षा और चीनी बुनियादी ढांचा है। ये सब कुछ लैटिन अमेरिका में एक साथ आ रहा है। लेकिन एक और तत्व है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, वह है हिजबुल्लाह। 2008 में अमेरिकी सरकार ने एक चौंकाने वाली बात रिपोर्ट की थी कि वेनेजुएला हिजबुल्लाह के सदस्यों को पनाह दे रहा था। हिजबुल्लाह, जिसे ईरान समर्थन करता है और लेबनान में स्थित है, वेनेजुएला में स्वतंत्र रूप से सक्रिय था। सबसे प्रसिद्ध नामों में से एक है गाजी नज़ीर अल-दीन, जो लेबानी मूल के वेनेजुएला के एक राजनयिक हैं। वह हिजबुल्लाह के लिए पैसे जुटाने और ऑपरेटिव्स को स्थानांतरित करने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग करता था। आज तक वह फरार है। एक और नाम, तारेक एल-एस्सामी, वेनेजुएला के पूर्व पेट्रोलियम मंत्री। उसके हिजबुल्लाह के साथ दस्तावेजी संबंध थे और वह वेनेजुएला के पासपोर्ट बेचने का नेटवर्क चलाता था। ये पासपोर्ट मध्य पूर्व के लोगों को बेचे जाते थे, जिनमें आतंकवादी संबंध रखने वाले व्यक्ति भी शामिल थे। एल-एस्सामी 2023 में गिरफ्तार हुए थे। उसने जो नेटवर्क बनाया था वह अब भी जारी है। तो आपके पास सिर्फ ड्रोन और विमान ही नहीं हैं, बल्कि आपके पास उस क्षेत्र में मानव खुफिया सेल्स भी हैं, ऐसे लोग जो गुप्त अभियानों और गुप्त लॉजिस्टिक्स में प्रशिक्षित हैं। और अब आती है वह बात जो आपको सच में चिंतित कर देनी चाहिए। यह सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिखाई, यह पूरा ड्रोन, विमान, जहाज और पैसे का नेटवर्क, यह और भी उन्नत हो रही है। शाहिद 136 की रेंज 2500 किमी है, लेकिन ईरान के पास इससे उन्नत वर्शन और टेस्टिंग में ज्यादा रेंज वाले ड्रोन, मिसाइलें और सुपरसोनिक हथियार भी हैं। अगर ये तकनीकें वेनेजुएला पहुंचती हैं तो मियामी, ह्यूस्टन, न्यू ऑरलियंस भी उनकी पहुंच में होंगे। अब बात करते हैं कि इसका क्या मतलब है। अगर अमेरिका या इजराइल ईरान पर हमला करते हैं तो अब ईरान के पास पहली बार इतिहास में पश्चिमी गोलार्ध में सैन्य क्षमता है। वह अपने घर के पास लैटिन अमेरिका में जवाबी कार्रवाई कर सकता है जहां सुरक्षा कमजोर है। दूसरा, इससे अमेरिका को अपने संसाधनों को बांटना पड़ता है। कैरेबियन की हर यूनिट पैसिफिक में नहीं है। चीन का सामना करते हुए यही तो चीन चाहता है। तीसरा, छठा, यह एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। अगर ईरान ऐसा बिना नतीजे कर सकता है तो और लोग भी कोशिश कर सकते हैं। उत्तर कोरिया के वेनेजुएला से पहले से संबंध हैं और यह पूरे क्षेत्र कोलंबिया, गुयाना व कैरेबियाई देशों को धमकाता है। सभी लोग असुरक्षित हो जाते हैं और यहाँ मुख्य बात यह है कि तकनीक रुकी नहीं है। ईरान ने पहले ही अधिक दूरी तक मार करने वाले ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। अगर ये हथियार वेनेजुएला पहुंचते हैं या वहां बनाए जाते हैं, मियामी से 2000 किलोमीटर दूर सब कुछ बदल जाता है। तो चलिए सीधे बात करते हैं। जब पूरी दुनिया यूक्रेन, गाजा और ताइवान की तरफ देख रही थी, तब ये नेटवर्क छाया में बनाया गया और अब हम एक नाजुक मोड़ पर आ गए हैं। आने वाले साल दिखाएंगे कि क्या ये स्थिति और भी बुरी बन सकती है या आखिरकार इसका सामना किया जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को वेनेजुएला में इन ठिकानों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस वीडियो ने आपको लैटिन अमेरिका के बारे में अलग सोचने पर मजबूर किया है। इसे जरूरी व्यक्ति से साझा करें, चैनल सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। अगली बार तक के लिए